Hello everyone, this is Chanchal Maheshwari and I welcome you all again on Biology Corner. आज की इस क्लास में हम लोग कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर को, सेल ऑर्गेनल्स को, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको और ट्रांसपोर्ट की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल्दो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सेल में उसका रोल क्या है, सेल में बेसिकली उसका फंक्शन क्या है ना, किन किन चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। शॉर्ट में पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उनको देख लें, ताकि आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहले गेट कीपर। सब लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन को गेट कीपर क्यों कहते हैं। इसके कैरेक्टर के बेस पर, इसके काम के बेस पर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल को हम क्या बोलते हैं कि सेल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, मतलब आउटर मोस्ट लेयर पर प्रेजेंट होती है। अब आउटर मोस्ट लेयर पर प्रेजेंट होती है तो क्या काम करती है, ये अलाउ करती है, परमिट करती है कि किन चीज़ों को, किन आयंस को, किन सब्सटेंस को अंदर आने देना है और किन्हें बाहर ही रोकना है। तो इस काम के बेस पर इसे क्या नाम दिया है, गेट कीपर नाम दिया है, जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और ये अलाउ कर रही है न्यूट्रिएंट्स को कि यू कैन कम इन। ठीक है, नेक्स्ट है लिविंग। सब लोगों को पता है कि सेल जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है। इवन सेल जो प्रेजेंट होती है लिविंग बॉडीज़ में यानी कि ह्यूमंस में, वो भी लिविंग होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा है, लिविंग है। नेक्स्ट है थिन होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है ना, थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती, पतली होती है, साथ ही क्या लचीली होती है और मुलायम भी होती है। इसीलिए इसको क्या बोला है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसे समझने के लिए एक बलून का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आपने एक बलून लिया है और उस बलून में, उस आधे बलून में आपने पानी भर दिया है। ठीक है, अब ये बलून सब लोगों को पता है कि फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, अगर आप इस बलून को एक गोल शेप के बर्तन में रखोगे तो ये बलून जो है वो गोल शेप ले लेगा। अगर इसे गोल शेप के बर्तन से निकाल के किसी लंबे बर्तन में रखोगे तो ये बलून जो है वो लंबा शेप ले लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बलून है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है ना, लचीला है। जिस शेप के बर्तन में आप इसे रखोगे ये वही शेप ले लेगा। तो इसलिए इसे क्या बोला है, फ्लेक्सिबल बोला है, इलास्टिक बोला है, और साथ ही क्या होता है, थिन होती है। नेक्स्ट क्या है, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमने पढ़ा था कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग है तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो भी सेल कंटेंट होता है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये क्या काम करती है, जो भी सेल ऑर्गेनल है उसको होल्ड करती है, उसको पकड़ के रखती है, मतलब उसे अपने अंदर कंटेन करके रखती है। ठीक है, प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सारे सेल को क्या देती है, एक बेहतर स्ट्रक्चर उसे प्रोवाइड करती है, एक डेफिनेट शेप देती है, प्रॉपर शेप देती है। एक सिलेक्टिवली परमिएबल, नाम से समझ में आ रहा है, सिलेक्टिवली और परमिएबल। परमिएबल का मतलब तो क्या, परमिट करती है चीज़ों को, लेकिन कौन सी चीज़ों को परमिट करती है, सिलेक्टिवली, मतलब पहले सिलेक्ट करती है कुछ आयंस, मॉलिक्यूल या अदर सब्सटेंस को, एंड देन फिर उसे परमिट करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया है, सिलेक्टिवली परमिएबल नाम दिया है। कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, किसकी बनी होती है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ये देखिए यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है इधर, और ये जो है, जो राउंड हमें दिखाई दे रहे हैं, सर्कल फॉर्म में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है लिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन किन दो चीज़ों से होता है, लिपिड से और प्रोटीन से, और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है, बट सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन होता है वो इन्हीं दो चीज़ों का होता है। यहाँ ये चीज़ हुई।
अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है चीज़ों का, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अब यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन एक्ट एज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर की तरह क्यों ये एक्ट करती है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है केवल वही ऐसा स्ट्रक्चर है सेल में जो कि सेल के अंदर की चीज़ों को और सेल की बाहर की चीज़ों को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों को अलग करके रख रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसीलिए उसे क्या नाम दिया है? फिजिकल बैरियर का नाम दिया है कि ये फिजिकल बैरियर की तरह रोल प्ले करती है, ठीक है। अब ये यहाँ जो 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, ये जो है वो मेम्ब्रेन के नेचर के बेस पर डिवाइड किए हैं। हमारी जो मेम्ब्रेन है, जो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस मेम्ब्रेन का नेचर 4 तरह का होता है ना। परमिएबल, देखो नाम से समझ में आ रहा है, अगर परमिएबल है तो ये अलाउ करेगी, मतलब परमिट करेगी चीज़ों को। कौन सी चीज़ें? जो भी सब्सटेंस है, आयन है, मॉलिक्यूल्स है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए परमिट करेगी, ठीक है। इम्परमिएबल है, आई एम अगर यहाँ लग गया ना, इम्परमिएबल मतलब किसी को भी ये परमिट नहीं करेगी, ठीक है। सेमी परमिएबल है, सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि आधा। तो मतलब आधी चीज़ों को परमिट करेगी और आधी चीज़ों को परमिट नहीं करेगी। सिलेक्टिवली परमिएबल, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। सिलेक्टिवली मतलब पहले सिलेक्ट करेगी और परमिएबल एंड देन परमिट करेगी, ठीक है। अब इन्हें पढ़ते हैं। परमिएबल, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू। यहाँ दो नए टर्म आ रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऑल्दो सब लोग को पता होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, फिर भी इसे एक बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपके पास एक ग्लास में पानी है, अगर केवल पानी है तो मैं उसे सॉल्वेंट कहूँगी। क्या कहूँगी? सॉल्वेंट कहूँगी। और अगर आपके पास सॉल्ट है तो मैं उसे सॉल्यूट कहूँगी, ठीक है। तो पानी हो गया सॉल्वेंट और सॉल्ट हो गया सॉल्यूट। अगर आपने इस सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो जो मिक्सचर बनेगा मैं उसे कहूँगी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ये किन दो चीज़ों से मिलके बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके, ठीक है। तो सॉल्यूट हो गया हमारा नमक जो कि ड्राई है, मतलब सॉल्ट। सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर जो कि लिक्विड है, ठीक है। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं। परमिएबल, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू। अगर मेम्ब्रेन का नेचर परमिएबल है, अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है तो वो सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को ही मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने देगी, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है तो सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन। अगर इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है तो कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, मतलब वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, वो इसके थ्रू पास नहीं हो सकता। सेमी परमिएबल, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन परमिएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट सॉल्यूट पासेज। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वो सॉल्वेंट को तो पास होने देगी बट किसे रोक देगी? सॉल्यूट को प्रिवेंट कर देगी, सॉल्यूट को रोक देगी, उसे पास नहीं होने देगी, ठीक है। मतलब यहाँ नाम के जैसा ही काम हो रहा है कि सेमी परमिएबल है, मतलब आधी चीज़ों को वो पास होने दे रही है और आधी चीज़ों को वो वहीं रोक रही है। नेक्स्ट है सिलेक्टिवली परमिएबल, अलाउ द पासेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सिलेक्टेड सॉल्यूट। सिलेक्टिवली है ना, यहाँ भी शो हो रहा है नाम से, इसने भी सॉल्वेंट को पास होने दिया, लेकिन जो सॉल्यूट थे कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट को ही इसने पास होने दिया। तो ये हो गया सिलेक्टिवली परमिएबल। अभी हमने क्या पढ़ा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है और ट्रांसपोर्ट किस तरह, ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो मेम्ब्रेन के नेचर को हमने पढ़ा है कि किस किस तरह की मेम्ब्रेन देखने को हमें मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कितने टाइप्स का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलेंगे, एक एक्टिव और दूसरा पासिव, ठीक है। यहाँ भी हालांकि नाम से समझ में आ रहा है
कि एक्टिव का मतलब क्या। ठीक है, हम बोलते हैं किसी को कि लेज़ी दिख रहे हो, एक्टिव हो जाओ, मतलब एनर्जेटिक हो जाओ। तो यहाँ कौन से वर्ड का यूज़ हो रहा है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ भी एक्टिव वर्ड आ रहा है मतलब वहाँ एनर्जी लग रही है। और इसका जस्ट अपोजिट होगा पासिव के केस में। यहाँ पे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ एनर्जी बिल्कुल कुछ काम में नहीं आ रही है। ठीक है, substances may pass across the membrane with or without expenditure of energy। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी सब्सटेंस पास हो रहे हैं वो दो तरह से पास हो सकते हैं। या तो वो एनर्जी का यूज़ करके, एनर्जी खर्च करके यूज़ हो सकते हैं, या विदाउट एनर्जी का यूज़ करके वो भी पास हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहाँ एनर्जी की ज़रूरत होगी ही होगी। Substances pass the membrane with consuming ATP। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन से पास हो रहा है वो एटीपी को कंज्यूम करेगा। हमने अभी पढ़ा था एनर्जी का यूज़ करके। वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ हो रही है सेल के अंदर, एटीपी के फॉर्म में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ एटीपी का यूज़ हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अगर बात करें पासिव ट्रांसपोर्ट की, तो सब्सटेंसेस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। मतलब यहाँ जो सब्सटेंस पास हो रहे हैं मेम्ब्रेन के थ्रू वो एटीपी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, एटीपी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये हो गया एक्टिव और पासिव ट्रांसपोर्ट। एक बेसिक डिफरेंस इसमें हमने समझ लिया। अब बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। देखो, अधिकतर चीज़ें जो है, मोस्टली चीज़ें जो है वो बिल्कुल नाम से समझ में आ रही है। बल्क, बल्क का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, है ना। झुंड में चीज़ों का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर फूड का या किसी भी सब्सटेंस का लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब झुंड में, ग्रुप में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ एक्टिव और पासिव को समझ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पासिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पासिव ट्रांसपोर्ट में ये तो हमने देख लिया कि यहाँ एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन जो पासिव ट्रांसपोर्ट होता है वो टू टाइप्स से होता है सेल के अंदर ही। कौन कौन से, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन को सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इसका एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, सब लोगों को पता होगा प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, मतलब टेकन करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये तो हुआ प्लांट की, ये तो हुई प्लांट की बात। और ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या, हम लोग ऑक्सीजन टेकन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करते हैं। अब ये जो प्रोसेस हो रही है प्लांट्स में और एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में, ये क्या केवल इसलिए हो रही है कि प्लांट्स को और ह्यूमंस को ज़रूरत है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसलिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं? नहीं, ये केवल हमारी ज़रूरत के बेस पर नहीं होता है। ये, इसके पीछे भी कुछ प्रोसेस है, इसके पीछे भी क्या है, कुछ साइंटिफिक रीज़न है। तो कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ें हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। किस तरह, समझते हैं। लेकिन डिफ्यूजन को समझने से पहले एक वर्ड कॉन्सेंट्रेशन, उसको समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए भी एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आपको ऑरेंज जूस बनाना है। ठीक है, ऑरेंज जूस आपको बनाना है, तो अब आप ऑरेंज जूस बनाने के लिए क्या करोगे, आपके पास एक ग्लास में आप पानी लोगे, ठीक है, और ऑरेंज पाउडर लोगे। ठीक है, क्या करोगे अब आप कि उस ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें आप ऑरेंज पाउडर को मिक्स करोगे। तो आपने 2 चम्मच भर के ऑरेंज पाउडर लिया और अपने ग्लास में मिक्स कर लिया, अपने पानी में मिक्स कर लिया। ठीक है, अब जब आपने मिक्स करने के बाद उसे टेस्ट किया तो आपको लगा कि वो शायद खट्टा है, सौर है वो। तो फिर आपने क्या किया, ये तो हुई पहली स्टेप कि आपको वो खट्टा लगा। अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने उसमें थोड़ा पानी और मिक्स कर दिया। जब आपने थोड़ा पानी और मिक्स कर दिया और फिर से मिक्स करके आपने टेस्ट किया, तो इस बार आपको वो फीका लगा। अब ये 2 चीज़ें यहाँ हुई है। ठीक है, पहली बार क्या हुआ था, आपने 2 चम्मच भर के ऑरेंज पाउडर उसमें मिक्स किया था।
और आपको फिर वो कैसा लगा था? खट्टा लगा था। तो यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मिक्सचर था जिसमें पानी और ऑरेंज पाउडर दोनों चीज़ें मिक्स थी, उसमें ऑरेंज पाउडर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, इसीलिए वो आपको खट्टा लगा। और दूसरी बार में जब आपने पानी मिला लिया तो आपको कैसा लगा? फीका लगा। मतलब जो ऑरेंज पाउडर था उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इसी तरह आप सॉल्ट पानी का भी ले लो कि आपने पानी में 2 चम्मच भर के सॉल्ट मिला लिया और वो बहुत ज़्यादा खारा हो गया, तो आप यहाँ ये बोल सकते हो कि पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स की बॉडी में ऑक्सीजन भर के प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मतलब वहाँ ऑक्सीजन मैं ये बोल सकती हूँ कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट अपने अंदर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। बस इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में पास हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। आई होप ये इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डिफ्यूजन क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या है डिफ्यूजन की प्रोसेस में? क्या लिखा है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, मतलब अचानक से ये मूवमेंट होता है। किसका? मॉलिक्यूल्स का। अब ये मॉलिक्यूल्स गैस के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और सॉलिड के भी हो सकते हैं। तो इनका जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? हायर रीजन वाले कॉन्सेंट्रेशन से लोअर रीजन वाले कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है। इसी को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ जो एक डायग्राम शो हो रहा है इसमें गैस के लिए ये डायग्राम शो किया है कि डिफ्यूजन जो हो रहा है वो गैस के थ्रू हो रहा है। सब लोगों ने देखा होगा, ये बेसिक सी चीज़ है कि जब भी किचन में कोई चीज़ पकती है ना, तो वहाँ से जो गैस निकलती है, जो रिलीज़ होती है, मतलब जो खुशबू आती है वो पूरे घर में फैल जाती है ना। और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तुरंत विदिन 5 सेकेंड ये चीज़ हो जाती है कि पूरे घर में ये खुशबू फैल जाती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? जैसे ही इस बर्तन से ये गैस निकली, ये खुशबू निकली, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है इसका, तो ये अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी। तो क्या कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ? डिफ्यूजन वाली प्रोसेस हुई। ठीक है, अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की। ठीक है, कि डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में से सबसे ज़्यादा रेट किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा रेट होती है गैसेस में। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है वो गैसेस में होती है सबसे ज़्यादा तेज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन गैस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे धीरे होती है सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टाइट होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब स्मॉल सब्सटेंस में होता है ये जो डिफ्यूजन होता है, ये स्मॉल सब्सटेंस में होता है। जैसे गैसेस में कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। इसके अलावा आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू सेल्यूलर एक्टिविटीज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इस चीज़ को हमने अभी पढ़ा है कि सेल्यूलर एक्टिविटीज़ की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता है। और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है तो वो ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी में होती है। इसलिए हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में उसका मूवमेंट हो गया। तो ये हो गया डिफ्यूजन हमारी बॉडी में। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड सेल
इज लार्जर देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इस बारे में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल को छोड़ रही है, जो सेल से निकल रही है, वो किस वजह से निकल रही है? डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से निकल रही है। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब हमने क्या पढ़ लिया? डिफ्यूजन पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। देखिए, ऑस्मोसिस भी बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है, बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है। बस यहाँ एक जो डिफरेंस है वो क्या है कि डिफ्यूजन जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो केवल लिक्विड में होती है। ठीक है, गैस और सॉलिड में ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट across a semi-permeable membrane from a region of its higher concentration to its lower concentration। अगर अभी जो भी एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताए हैं, अगर ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाती है तो इसकी डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे केवल 2-4 वर्ड हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है कि अच्छा मूवमेंट हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हुआ ऑस्मोसिस। अब इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपने वाटर फिल कर दिया और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यहाँ रख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये ब्लू सर्कल्स प्रेजेंट हैं, ये क्या है? वाटर है। बीच में ये जो ब्राउन लाइनिंग है ये क्या है? हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस तरफ भी ये जो ब्लू सर्कल है ये वाटर है, लेकिन जो ग्रीन सर्कल है ना ये क्या है? शुगर है ये। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या? जैसा कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि ऑस्मोसिस में केवल लिक्विड का ही ट्रांसफ़र होता है, सॉल्वेंट का ही ट्रांसफ़र होता है, उसी का मूवमेंट होता है। तो केवल वाटर के मॉलिक्यूल ही यहाँ क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं, जो शुगर पार्टिकल्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं होंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ वाटर ही वाटर प्रेजेंट है, शुगर तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे शुगर है ही नहीं, या अगर है भी तो बहुत कम है। और हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि वाटर ही वाटर यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट यहाँ है, हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ और लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ। ठीक है, ये तो हुई ऑस्मोसिस की बात। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस जिस सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में हो रही है उसी को ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहा है। अब ये जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, इन तीनों को जो हमने डिवाइड किया है या तीनों जो अलग अलग है ना, वो केवल एक बेस पर है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है अगर कोई भी, तो इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है और सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस बेस पर हमने यहाँ इन तीनों सॉल्यूशन को डिवाइड किया है कि कौन से सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कौन से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। केवल इसी बेस पर इन तीनों को डिवाइड किया है। अभी सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। किससे? सॉल्वेंट से। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब एक बार डेफिनेशन को याद कर लीजिए कि डेफिनेशन में क्या था कि जो मूवमेंट होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका है? सॉल्यूट का है। ठीक है, अब यहाँ सपोज कर लीजिए आप कि ये हमारे पास एक कंटेनर है ब्लैक कलर का। क्या होता है सेल के उस अंदर? ब्लैक कलर के कंटेनर में ये जो येलो हमें रीजन दिखाई दे रहा है ये वाटर है, और उसके अंदर हमने ये किशमिश डाल दी है। ये एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, हमने उसमें ये किशमिश डाल दी है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ज़्यादा वाले कॉन्सेंट्रेशन से कम वाले कॉन्सेंट्रेशन में ही मूवमेंट होता है। तो अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसका है तो इसके अंदर से मूवमेंट होगा बाहर की तरफ। ठीक है, इसके अंदर से मूवमेंट होगा बाहर की तरफ। जब मूवमेंट हुआ तो ये जो यहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए ये किशमिश है, तो ये कैसी हो गई? श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई है।
क्योंकि ये यहाँ जीन्स से ही मूवमेंट कहाँ की एक तरफ हो गया, एक बाहर की जनरेशन तरफ से हो गया। दूसरी ये जनरेशन चीज़ में क्लियर हुई। ये हुआ कैरेक्टर्स को हाइपरटोनिक या सॉल्यूशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइसोटोनिक को सॉल्यूशन में क्या कैरी हुआ, आउट करते हैं जो सॉल्यूट या होता है एक और जनरेशन सॉल्वेंट से होता है, दूसरी दोनों जनरेशन का में पास करते कॉन्सेंट्रेशन ही हैं। बराबर होता है। तो अब ये दोनों का ही मेन कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन है बराबर न्यूक्लियस है, का, तो क्योंकि ना तो न्यूक्लियस ही तो मूवमेंट जेनेटिक ज़्यादा मटेरियल अंदर से कंटेन कर बाहर रहा की है तरफ होगा, और वहीं से तो ना ये बाहर प्रोसेस से शुरू अंदर हो की रही है। तरफ होगा। मतलब तो थोड़ा ये सा तो हुआ मूवमेंट कि अंदर न्यूक्लियस की का से बाहर की स्पेसिफिक तरफ हो फंक्शन जाएगा और क्या है। थोड़ा सा बाहर से अब अंदर की आते हैं तरफ हो इसके जाएगा। स्ट्रक्चर के बारे में लेकिन जो बात करते फेज हैं। है, जो इनकी इट स्टेट है, इज वो डबल इक्विलिब्रियम मेम्ब्रेन में बाउंड रहेगी, सेल बराबर रहेगी। ऑर्गेनेल। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता आइसो है का मतलब ही होता है वह बराबर या यूकेरियोटिक सेल इक्वल, में और प्रेजेंट टॉनिक का होने मतलब वाला होता है एक सॉल्यूशन। ठीक डबल है। मेम्ब्रेन अब बाउंड बात सेल करते हैं ऑर्गेनेल होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक यूकैरियोटिक सॉल्यूशन सेल में में क्या चीज़ याद न्यूक्लियस, रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा, और कि क्लोरोप्लास्ट, सॉल्वेंट का इन तीनों कॉन्सेंट्रेशन सेल ज़्यादा है। ऑर्गेनल्स की सॉल्वेंट डबल मतलब क्या, मेम्ब्रेन पानी। होती है। पानी, ये जो बाकी जो यहाँ रिमेनिंग सेल येलो कलर ऑर्गेनल का होती दिखाई है दे रहा जैसे है ना, लाइसोसोम, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक है। रेटिकुलम, अगर इसका गोल्गी बॉडी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एक्सेट्रा, तो ये सब मूवमेंट कहाँ से सिंगल कहाँ मेम्ब्रेन होगा, बाउंड हाइयर ऑर्गेनल्स से होते लोअर हैं। होगा। ठीक है। और नेक्स्ट, हाइयर प्रेजेंट इन ऑल कॉन्सेंट्रेशन किसका है, यूकैरियोटिक सेल। सॉल्वेंट का है। न्यूक्लियस जो तो होता है बाहर वह से जो सारी वाटर यूकैरियोटिक है सेल्स में वो प्रेजेंट होता अंदर है। की तरफ मूव करेगा। अब मूव करेगा, न्यूक्लियस को क्यों हम करेगा, कैरियोन क्योंकि भी कहते बाहर की हैं। तरफ अगर आप लोगों कॉन्सेंट्रेशन को याद ज़्यादा हो है। तो पिछली तो वीडियोस में यहाँ हमने पे डिस्कस किया था वाटर बाहर से प्रोकैरियोटिक अंदर की सेल तरफ और मूव किया। अब यूकैरियोटिक जब सेल मूव के बीच में किया तो डिफरेंस। ये जो इसके अंदर तो सेल वहाँ है या हमने इसी किशमिश है, चीज़ को जो भी है, डिस्कस किया था कि ये जो सेल को स्वेल हो हम टू जाएगी, टाइप्स में मतलब डिवाइड फूल कर रहे हैं जाएगी। वो ऑन द तो ये कौन बेसिस सा सॉल्यूशन ऑफ हुआ, प्रेजेंस और हाइपोटोनिक एब्सेंस ऑफ सॉल्यूशन हुआ। न्यूक्लियस ही कर तो रहे हैं। इस बेस तो पर वहाँ कि हमने किसमें कैरियोन सॉल्यूट के का बारे में बात की कॉन्सेंट्रेशन थी। ज़्यादा है और किसमें तो सॉल्वेंट का न्यूक्लियस जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ज़्यादा वो है। सभी हमने यूकैरियोटिक सेल्स सॉल्यूशन में को प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट हाइपरटोनिक, ब्राउन। आइसोटोनिक न्यूक्लियस और को हाइपोटोनिक। सबसे पहले आई होप रॉबर्ट ये ब्राउन चीज़ ने भी आप लोगों को क्लियर 1831 में हो गई डिस्क्राइब होगी। किया था। तो हमने यहाँ क्या क्या इट इज पढ़ा, सेंट्रली लोकेटेड। अब हमने न्यूक्लियस सेल प्लाज्मा के अंदर मेम्ब्रेन की प्रेजेंट तो है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बट देखा। इसकी फिर पोजीशन क्या है, प्लाज्मा इसकी मेम्ब्रेन में लोकेशन जो क्या है, मेम्ब्रेन है सेल उसके में थ्रू किस जगह ट्रांसपोर्ट हो प्रेजेंट रहा होता है, है ये। तो हमने तो यहाँ ट्रांसपोर्ट को न्यूक्लियस जो देखा। होता है वह फिर सेल के हमने मेम्ब्रेन सेंटर का पार्ट जो में प्रेजेंट नेचर होता है है, और नेचर के सेंट्रली बेस पर जो लोकेटेड है। 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन है नेक्स्ट, उनको लार्ज देखा। इन साइज। न्यूक्लियस एंड जो देन होता है ट्रांसपोर्ट वह में सेल एक्टिव और के पासिव अदर ट्रांसपोर्ट को सेल देखा। ऑर्गेनल्स के कंपैरिजन एक्टिव में पासिव लार्ज ट्रांसपोर्ट के होता बाद है। हमने पासिव ट्रांसपोर्ट में जो भी लार्जेस्ट सेल टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर, डिफ्यूजन और अब ये ऑस्मोसिस, बहुत उनके इंपॉर्टेंट है बारे में पढ़ा। कि ठीक है। जो तो न्यूक्लियस है आज वो ये चीज़ सेल के क्लियर हुई। अंदर आई होप प्रेजेंट ये सभी सारी सेल चीज़ें ऑर्गेनल्स आप लोगों में को सबसे ज़्यादा क्लियर लार्जेस्ट हुई होता होगी। है। बाकी थैंक यू। सारे सेल ऑर्गेनल्स जो